नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी सर। और ओमकार चौधरी सर से एक्चुअली आज शो करने के पीछे का कई कारण था। चूँकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे, तो मैं उस वक़्त मेरी आयु 10 साल कम, यानी मैं तकरीबन 30 का था। और ओमकार चौधरी सर के पास 4 दशक का पत्रकारिता का अनुभव। अब आज मैं पलट के देखता हूं तो धारा 370 जैसी जटिल चीज है, या फिर राम मंदिर का बन जाना, वक्फ जैसा कुख्यात, जिसमें वो उसका सेक्शन 40 जो कि ड्रैकोनियन एक्ट जैसा बिहेव कराने कराने लग रहा था, कि मतलब जिसके ऊपर छू दे वो हमारा हो जाए। ओमकार सर, 2014 में मोदी जी पीएम बन रहे थे तो बहुत उम्मीदें थी, उन्होंने कही थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। किंतु आपने भी कभी सोचा था ओमकार सर कि नरेंद्र मोदी जी हंसते खेलते आराम से बिना कोई देश में उत्पात मचाए, अराजकता फैले, इतने बड़े बड़े काम कर जाएंगे? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए अभिषेक जी, बात ऐसी है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले 13.5 साल तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे। जी। और गुजरात का भी एक तरीके से, मैं ये नहीं कहूँगा कि गुजरात को शून्य से 100 पर पहुंचाया उन्होंने उन्होंने ही पहुंचाया, किसी और ने नहीं पहुंचाया। पहले भी गुजरात एक संपन्न राज्य हुआ करता था, लेकिन वाइब्रेंट बिल्कुल। गुजरात का जो आज का स्वरूप हम देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी के समय हुआ। और गुजरात भी ऐसे राज्यों में शुमार रहा है जहां आए दिन कहीं ना कहीं कोई दंगा फसाद इस तरह की चीजें होती रहती थी। 2002 के बाद तो कोई दंगा हुआ नहीं है। और जितना तरक्की गुजरात ने की है, वो जो गुजरात मॉडल था, उसी से पूरा देश और देश की जनता भी प्रभावित हुई थी। एक उम्मीद थी, क्योंकि 2009 में आडवाणी जी को जब चेहरा बनाया गया था तो वो प्रयोग विफल हो चुका था। और जो सेकंड गवर्नमेंट थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जी। उस दौरान बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए थे, बहुत बड़े बड़े घोटाले बहुत हुए थे। बड़े। तो वो जो घोटाले थे, वो जो भ्रष्टाचार का वातावरण था, रोजाना मीडिया में कोई ना कोई घोटाला, कोई ना कोई, कभी मुंबई का आदर्श घोटाला, कभी सीएजी घोटाला 2010 का। इसके अलावा आपके टू जो जी गूगल कोलगेट स्कैम, कोलगेट कितना था, चला। 2G था, इतने सारे CWC, घोटाले थे। कॉमनवेल्थ। और लोग जो हैं वो चूंकि विकास के काम हो नहीं रहे थे। हम्म। और जरा हम ये भी याद करें और दर्शक भी याद करें कि ये वो दौर था जब एक गैस सिलेंडर घर लाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में कतार में खड़ा होना पड़ता था। ये वो दौर था जब हम्म। टेलीफोन का बिल भी भरना पड़ता था, या एक टिकट भी रेल का खरीदना पड़ता था तो विंडो पर जाकर के खड़ा होना पड़ता था। बिजली का बिल भरना पड़ता था तो विंडो में लाइन पर जाकर के खड़ा होना पड़ता था। आप खड़े हैं, आपकी बारी आएगी, 12:30 1 बजा और क्लर्क उठ गया लंच के लिए, फिर आप खड़े हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। ये वो दौर था। आप घंटों घंटों जाम में खड़े रहते थे सड़कों पर, संकरी सी सड़कें हुआ करती थी, कहीं भी जाम लग जाता था। स्कूल छूट रहा है तो जाम लग गया है, कोई ट्रक कहीं पलट गया है तो जाम लग रहा है, हर जगह। मैं यहाँ से जहाँ रहता हूँ, दिल्ली एनसीआर में, यहाँ से जब अपने होम डिस्ट्रिक्ट जाता था मेरठ, तो हम्म। 10 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि बिल्कुल। गंग नहर के पुल पर जाम लगेगा, फिर मुरादनगर में लगेगा, मोदी नगर में लगेगा, कहीं भी जाम लगना शुरू हो जाता था। आज की तारीख में 40 मिनट में, 45 मिनट में मैं मेरठ में होता हूँ, क्योंकि एक्सप्रेसवे बन चुका है। इसी हम्म। तरह के एक्सप्रेसवे, हाईवे, रेलवे का कायाकल्प हो गया, 2 गुने हवाई अड्डे बन गए। लोग अपने एक मोबाइल फोन से सारे टिकट बुक करा लेते हैं, सारे बिल भर देते हैं, कहीं लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है। तो इतना बड़ा परिवर्तन, ये विकास के मोर्चे की बात कर रहा हूं। और हम्म। जो हमारी विरासत थी, उनकी जो पुनर्स्थापना का और पुनर्प्रतिष्ठापना का काम हुआ है, केदारपुरी से लेकर के उज्जैन की महाकाल नगरी, सोमनाथ से लेकर के काशी बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर,
अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा, मथुरा की तरफ भी अब लोग देखने लगे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बड़े काम हुए हैं, चार धाम यात्रा सुगम करने का, दूसरे तमाम काम करने के, और इस सबसे बड़ी बात ये कि करीब करीब 800 सालों की जो गुलामी हमें पहले अरबों की आक्रांताओं की, मुगलों की झेलनी पड़ी, और उसके बाद ईसाइयों की, अंग्रेजों की, इनकी जो हम्म। गुलामी झेलनी पड़ी, उसके बाद से जब देश इनकी गुलामी से आजाद हो गया था, तो हम्म। उसके बाद भी क्या चेंज हुआ था? हम्म। मानसिकता कोई चेंज नहीं हुई थी, वही सामंतवादी व्यवस्था, वही 25-30 परिवार इस देश के, जो हम्म। अलग अलग राज्यों में भी शासन कर रहे थे और केंद्र में भी शासन कर रहे थे। तो वैसी ही सामंतशाही जो है चल रही थी। केवल अटल जी नॉन हम्म। कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी, ये दो नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर इस देश में हुए हैं, वरना सारे कांग्रेसी थे। मोरारजी बिल्कुल। भाई भी कांग्रेस से निकले हुए, चरण सिंह भी, आपके वीपी सिंह भी, एच डी देवगौड़ा, इन सब की जो पृष्ठभूमि थी, आई के गुजराल, सब के सब, मनमोहन सिंह तो खैर घोषित थे ही। तो हम्म। ये सब कांग्रेसी थे। अब 2014 की बात आपने की कि जब आए थे तो क्या उम्मीदें थी और क्या लग रहा था कि ये इतने बड़े काम करेंगे, इतने बड़े कदम उठाएंगे और एक हम्म। क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे, और 2047 तक का विकसित भारत का रोड मैप जो है वो देश और दुनिया के सामने रख देंगे। आप जरा याद करो अभिषेक जी, जब इनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया गया था 13 हम्म। सितंबर 2013 को, हम्म। तो सलमान खुर्शीद का बयान क्या आया था? उन्होंने कहा था कि ये तो कूप मंडूक हैं, हाँ, ये कूप तो मंडूक। गुजरात के बाहर ये जानते ही क्या हैं, हम्म। और ये देश को कैसे संभालेंगे, और विदेश नीति के बारे में इनको पता ही क्या है। हम्म। आज आप देखिए, 23 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, 23 देशों का। यही तो और बरनौल है सर। हाँ, 23 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। हम्म। राष्ट्रपति बाइडन हो, राष्ट्रपति ट्रंप हो, राष्ट्रपति पुतिन हो, वो मोदी को गले लगाते हैं, उनको अपना मित्र बताते हैं। और देश जब 2014 में मोदी जी आए थे तो 11वें पायदान पर खड़ा था आर्थिक दृष्टिकोण से। आज वो हम्म। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, और हम्म। 2027-28 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। बनने जा रही है, बिल्कुल। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर देख लो, दूसरे आयामों पर देख लो, जितना काम इन्होंने किया है और जितना हम्म। अभी करने वाले, ये जो हम्म। वक्फ संशोधन बिल है, ये जी। शुरुआत समझिए उस गुफा में घुसने का जहां अंधेरा ही अंधेरा था। अच्छा, अब रुकिए, वहां यहाँ पर पे एक प्रकाश की रोकूंगा सर, रोशनी एक आने एक वाली है। अ, रुकिए सर, एक 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 यहाँ पर क्वेश्चन आ गया दिमाग में, इसलिए मैं, आपने बोला कि अभी ये शुरुआत है। सर, मैंने आपके शोज, जब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, जब से ओशियन नेटवर्क था, अब तो आप ओमकार चौधरी सर का भी ऑफिशियल चैनल आ गया है, 2 चैनल हैं आपके। मैंने देखा है कि बहुत सारे राष्ट्रवादी हिंदू उतावले होकर के नरेंद्र मोदी जी को कोसते रहते हैं। बीच-बीच में नरेंद्र मोदी ये नहीं कर रहा है, नरेंद्र मोदी मौलाना हो गया है। लेकिन आपने अपना, चूँकि आपके पास 4 दशक की पत्रकारिता का भी अनुभव है, आपने अलग-अलग प्रधानमंत्री देख लिए, राजीव गांधी से लेकर के सबका एरा आपने देख लिया। तो मैं आप महसूस करता हूँ कि आप कभी बिलो द बेल्ट 1-2 मुद्दे पर क्रिटिसाइज़ करते भी हैं, तो बिलो द बेल्ट कभी नहीं गया। ये जो आपका नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा है, और वो हमेशा बना रहा, और आपने हमेशा कहा कि वक़्त पे कार्रवाई होगी, होगी, और हुआ भी आपके अनुसार जैसा आपने कहा था। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि क्या भारत की राजनीति सिर्फ बिहार या उत्तर प्रदेश तक नहीं, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के बाद एकदम से पूरी तरह से एक नया शिफ्ट लेने जा रही है, एक नया परिवर्तन उसमें आने जा रहा है, ओमकार सर, आप ये कहना चाह रहे हैं? उस दिशा में ये पहला कदम है। मैं हुँ। इसलिए कह रहा था कि एक अंधेरी गुफा की तरफ जो है कदम बढ़ाया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, और वहाँ बहुत अंधेरा है, और एक प्रकाश पुंज
की पहली किरण हमें दिखाई देनी शुरू हुई है, क्योंकि ये पहला कदम इस मायने में है कि वक्फ संशोधन बिल लाया जाना कितना जरूरी था। आप ये समझ लीजिए जी। कि 90 के दशक में भी 95 में और 2013 में भी जो बदलाव किए गए थे, उसका नतीजा कितना घातक साबित हुआ है, ये गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भी बताया और राज्यसभा में भी बताया कि 1913 से 2013 तक 18 लाख एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड के पास थी और 2013 से लेकर के 2025 तक इसमें 21 लाख एकड़ जमीन और उनके कब्जे में आ गई। बिल्कुल। ये जो घातक परिवर्तन कांग्रेस ने किए थे मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए के कारण, और जो सेक्शन 40 था कि कहीं भी आप हाथ रख दीजिए कि साहब ये भूमि हमारी है, उसको आप हाई कोर्ट तक में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और पहले न्यायाधिकरण जो इनका बना हुआ था उसमें जाइए, प्रूव करिए, साबित करिए कि आपकी जमीन है। वो माने तो ठीक, नहीं माने तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। और इस देश की अदालतों में कितने मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं, 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं। कई कई साल तक तो नंबर नहीं आते हैं, कई कई महीनों तक चक्कर काटने पड़ते हैं और वकीलों के घर भरने पड़ते हैं। तो ये कितना बड़ा स्टेप है। एक तो ये कि जो असदुद्दीन ओवैसी का बयान था, मैं तो उसी को पकड़ करके बात करता हूँ, और वो केवल उत्तर प्रदेश के बारे में था। वो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में वक्फ के पास 1,30,000 संपत्तियां हैं, उनमें से 1,13,000 संपत्तियों के कोई कागजात नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। यानी 1,30,000 संपत्तियों में से 1,13,000 संपत्तियां अवैध हैं, उनका कोई कागज नहीं है, वो कब्जाई हुई जमीनें हैं। ठीक। पूरे देश में आप अंदाजा लगाइए कितनी जमीनें इनके कब्जे में ऐसी होंगी जो इन्होंने उस शैतानी कानून के चलते और सेक्शन 40 के चलते कब्जाई हैं। गांव के गांव घोषित कर दिए, हवाई अड्डों को घोषित कर दिया, महाकुंभ की जमीन को घोषित कर दिया, पार्लियामेंट पे दावा कर दिया, सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे दावा कर दिया। इन्होंने तो कबाड़ करके रख दिया था पूरे देश में। एक दर्शकों को मैं बता दूं, इन्होंने वो कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस देश में चर्चा नहीं हो रही इस बात की, और संभवतः मैंने एक बार तो अपने चैनल पर बताया है। केरला में ईसाई संगठनों का एक पूरा गांव लगभग 180 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहा था। किसान आंदोलन की बहुत बात हो रही है और इसी वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था। और फाइनली उन सब ने कांग्रेस को आज छोड़ भी दिया, पूरा का पूरा गांव कांग्रेस के विरोध में चला गया और कई बड़े नेता भी चले गए। सर, ये जो ड्रैकोनियन एक्ट और या कानून जो भी इसको कहें, इसको बनाया गया मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर। आपने चौधरी चरण सिंह जी को देखा, राजीव गांधी को देखा, आपने वीपी सिंह को देखा, नरसिम्हा राव को देखा। ये जो एक तुष्टीकरण से हिंदुओं का नुकसान हुआ, सर मन में कभी आपके ये भाव आया कि नरेंद्र मोदी जी, आपने कहा कि अंधेरी गुफा में एक रोशनी जगाई, क्या ये पहली बार है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा एनडीए ये कह रहा है कि अब मुस्लिम हमको अपने वोट के दम पे ब्लैकमेल नहीं कर सकता? क्या नरेंद्र मोदी ने उनकी ब्लैकमेलिंग जो वोट की के नाम पर है, जो तादाद के नाम पर है, जो अपने आप को 20 करोड़ 25 करोड़ आबादी बढ़ा के बताने का जो प्रयास करते हैं, क्या उन सब का हौवा वक्फ के बहाने समाप्त किया है? जी देखिए, 2014, मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं, बाकी जगह आप अंदाजा लगाइए। 2014 का लोकसभा चुनाव 80 में से 72 सीटें एनडीए को। 2017 का विधानसभा चुनाव 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। फिर 2019 का इलेक्शन 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की। और 2022 का विधानसभा चुनाव फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनना। 2024 में जरूर आकर के इनके दुष्प्रचार की वजह से और इकोसिस्टम और देश विदेश में जो ताकतें बैठी हुई थी, उनकी एक मुहिम के चलते उत्तर प्रदेश में डेंट लगा। वरना
जो जनता का समर्थन था, जो मूड था, वो ये बताता है हमें कि वो बिल्कुल राइट वे पर चलने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को बहुत मजबूती देने का मूड बना चुके हैं। और ये केवल उत्तर प्रदेश का उदाहरण, पूरे देश में भी आप देखें तो आज की तारीख में 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, जी। और 7 दूसरे राज्यों में या तो एनडीए की सरकार है या एनडीए का मुख्यमंत्री है, और अगर लेह लद्दाख लगा लें तो ये 22 राज्य बैठते हैं पूरे। जी। तो जी। देश का जो आप नक्शा देखें तो हर तरफ भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा है। ये केवल और केवल विश्वास की वजह से है कि नरेंद्र मोदी पर जनता आंख मूंद करके भरोसा कर रही है कि वो बिल्कुल राइट वे में, सही दिशा में भारत को लेकर के जाएंगे और जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करेंगे। जहां तक आपने इशारा किया था कि हिंदुओं में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जल्दी आपा खो देते हैं या पेशेंस खो देते हैं, या देखिए सर, मैं क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन जब मोदी जी का बिलो द बेल्ट, और वो अपने आप को राष्ट्रवादी भी कहते हैं, बिलो द बेल्ट जाकर के क्रिटिसिज्म करते हैं। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म तो होनी चाहिए, निंदक नियरे रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रिटिसिज्म करते करते आप मोदी जी को मौलाना कह देते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी। आप तो सर वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है, लेकिन कैसे देखते हैं इस पूरे चीज को सर? जो अभी हाल की घटनाएं हुई हैं, 2 घटनाएं हम्म। हुई हैं जिनको लेकर के मोदी जी को निशाने पर लिया गया है, कुछ पार्ट के द्वारा, सभी के द्वारा नहीं। नहीं नहीं, जो कुछ मैच्योरिटी रखते हैं, जो समीक्षात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, और जो हो रहा है उसके पीछे एक्चुअल में मंशा क्या रही होगी, इसको जी। भांप लेते हैं, वो क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। 2 घटनाएं कौन सी? कि सौगाते मोदी, इसकी जी। क्या जरूरत थी? हम्म। दूसरा, अभी मोहम्मद यूनुस से हाथ क्यों मिला लिया वहां थाईलैंड में, क्या जरूरत थी मुलाकात करने की? दोनों का जवाब देता हूं। जी। जी। मैं भी जयपुर डायलॉग पर था तो संजय जी ने मुझसे पूछा और मैंने कहा कि हाँ, कभी कभी मोदी जी निराश करते हैं एक बड़े वर्ग को, और कई बार उनकी चीजें समझ में नहीं आती है कि वो क्या संदेश और संकेत दे रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए साहब, जी। जब ये सौगाते मोदी की किट बट रही थी, हम्म। कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, मार बड़ी। एक दूसरे से धक्का मुक्की, और वो क्यों? अब बहुत सारे लोगों ने ट्विटर हम्म। हैंडल पर, ओसियन जैन से लेकर के तमाम लोगों ने, हम्म। व्यक्तियों ने हम्म। कमेंट करने शुरू किए कि ओहो, इसके पीछे मोदी जी का ये मंतव्य था। यानी हम्म। ये एक्सपोज करना कि जो हम्म। मुसलमानों में पसमानदा हैं, जिनको हम्म। एक्चुअल में यूज करते हैं ये लोग, जो अशराफ हैं, जो अमीर लोग हैं, जो ये गोल टोपी हम्म। वाले हैं, जो वक्फ बोर्ड पर भी, पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी काबिज हैं, जो हम्म। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में सांसद भी हैं, एमएलए भी हैं, मंत्री भी हम्म। बन जाते हैं, ये सब यूज करते हैं किनको? इन्हीं हम्म। लोगों को जो जी। सौगाते मोदी किट लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए थे। तो ये एक और नरेंद्र मोदी की तरफ से मैं कहूंगा कि मास्टर स्ट्रोक था, इनको हम्म। एक्सपोज करने के लिए। जो ये अशराफ, जो एक पूरा एक वर्ग है, हम्म। जो जिसके जो सबसे ज्यादा छाती पीटता है जब इस तरह के कड़े फैसले लिए जाते हैं। हम्म। 370 जब हुआ था तब भी इन्होंने सबसे ज्यादा शोर मचाया था, जब भगवान बस। राम का मंदिर बना था तब भी इन्होंने किया था। इसके बिल्कुल। अलावा अब अगर वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ है तो भी यही छाती पीट रहे हैं। आगे जो मैं वो बंद गुफा और अंधेरी गुफा की बात कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था कि अभी यूसीसी पूरे देश में लागू होना है। उसकी बहुत गुजरात में व्यापक ट्रायल शुरू हो गया 2 दिन पहले उसकी से। बहुत व्यापक तैयारियां हैं, 2029 से पहले पूरे देश में लागू होना है। हम्म। इसके अलावा एनआरसी, जो हम्म। एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनना है, और हम्म। ये जो जिसकी चर्चा नहीं हो पाई ज्यादा, हम्म। वक्फ संशोधन बिल की वजह से, हम्म। आवर्जन कानून जो बना है, जिसकी अब पुष्टि हो गई जी। राष्ट्रपति से भी, हम्म। ये घुसपैठियों पर
सिकंजा कसने की हर तरफ से तैयारी है। एनआरसी चाहे लाया जाए, यूसीसी लाया जाए, यूसीसी चलो दूसरे उस मकसद से है, लेकिन एनआरसी आएगा तो, आवर्जन कानून बना तो, जितने घुसपैठिए हैं, और ये एक बहुत बड़ी आपदा बन गए हैं, एक बहुत बड़ी समस्या देश के लिए बन गए हैं, और देश की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। तो इनको बाहर करना, जब अमेरिका जहाज भर भर के अलग अलग देशों को घुसपैठियों को भेज रहा है, तो भारत क्यों ना भेजे? भारत कोई धर्मशाला है क्या कि भाई आइए, रहिए, खाइए, पिए, मौज करिए और दंगा करिए फिर जुम्मे के रोजाना? तो ये सब चीजें जो हैं, अब अगर आपको 2047 में इस देश को एक डेवलप कंट्री बनाना है, तो ये सब स्टेप लेने पड़ेंगे। तो बहुत बड़े स्टेप जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और उस दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये जो बहुत जल्दी आपा खो देते हैं, मोहम्मद यूनिस से हाथ क्यों मिला लिया जाकर के? अरे भाई, नहीं, वो तो सर जियो पॉलिटिक्स है। अब आप वहां उस फोरम पे बैठे हैं, आप अलग अलग राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, वो तो मिलाना पड़ेगा, वो तो कोई बात ही और नहीं। जो अंदर की खबरें आई हैं, जो अंदर की खबरें आई है, मोदी जी कम बोले हैं, एस जयशंकर ज्यादा बोले हैं, बहुत ज्यादा, सारे बहुत। पॉइंट्स नोट करके ले गए थे। उनकी ऐसी कुंडी भरी है, इतना उनको एक तरीके से जलील किया गया है सामने बैठा करके, और ये बताया गया है कि जो कुछ आपके यहाँ हो रहा है, भारत आंख मूंद करके नहीं बैठा है। और ये भी कह दिया गया है कि आप इनडेफिनिट पीरियड के लिए यहाँ कुर्सी पर जम करके नहीं बैठ सकते हैं, जल्दी से जल्दी आप चुनाव कराइए। और जितना ये हिंसा हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, धर्म स्थलों के खिलाफ, जो ऊंचे पदों पर हिंदू बैठे हैं, जबरन उनको इस्तीफे लिखवा करके उनको बेइज्जत किया जा रहा है जगह जगह, ये सब बंद होना चाहिए। स्पष्ट कहा गया है, बहुत साफ शब्दों में कहा गया है। बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया है। दर्शकों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप लोगों के प्रश्न ऑलरेडी 13 प्रश्न इंपॉर्टेंट जो अब तक हैं वो बुकमार्क मैंने ले लिए हैं। सभी जो हमारे सदस्य हैं सामाजिक परिवार के, उनके प्रश्न मैं ले रहा हूँ। सर, एक मन में और ये क्वेश्चन था कि जो मैंने कहा कि क्या मुस्लिम वोट का बार्गेनिंग पावर पूरे एनडीए सेक्शन में, चाहे वो, देखिए मैंने आपके भी शो पे ये बात कही थी कि अब एक शिफ्ट आया है बिहार की पॉलिटिक्स पे भी, और वो देश की पॉलिटिक्स में भी। अब आप देखेंगे तो कोस्टल रीजन में भी हिंदुत्व का उभार हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के कारण कहिए या जो भी कारण हो। लेकिन सर, एक जो सबसे बड़ा चेंज है कि एनडीए के घटक दलों को यह पता है कि कोई बात नहीं, हम बीजेपी के राह पे चल के आराम से सरकार बना सकते हैं। इतना कुछ मुस्लिम वोट के लिए हमको माथापच्ची करना पड़ता है, उतना करने की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी के राह पे चले आराम से, हम ये चलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का सबका प्रश्न जो है मैं ऑलरेडी मैं बुक मार्क कर रहा हूं, और रिपीट क्वेश्चन कोई नहीं कर। तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि ये जो पूरा इंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन का एक जो डर दिखाया जाता है, इतने सारे मुस्लिम वोटर हैं, फलाना ढिमकाना, वो खत्म हो गया सर? देखिए, दो स्टेट ऐसे हैं जहां ये निर्णायक हैं, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा केरला। तो केरला में एक बड़ा कहना चाहिए कि क्षेत्रफल है जहां पर ये प्रभावी भूमिका में है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी अगर ममता बनर्जी बार बार चुनी जा रही हैं, या वामपंथी 33-34 साल तक अगर सत्ता में रहे हैं, तो उनकी वही तुष्टीकरण की नीति के चलते चलता रहा मामला। लेकिन हालात जो मैंने उदाहरण दिए थे 2014, 2017, 2019, 2022, वो ये शो करते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में इतनी आबादी होने के बावजूद ये कोई प्रभाव नहीं डाल पाए, तो एक दो राज्यों को छोड़ करके बाकी हिंदुस्तान में भी ये निर्णायक नहीं है। हाँ, बिहार में सीमांचल हुआ, दूसरे इलाके हुए, वहां पर ये थोड़ी सी प्रभावी भूमिका में है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिल गई थी पिछली बार। तो मेरा कहने का आशय ये है कि धीरे धीरे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, इन लोगों को ये समझ में आएगी कि इनकी ब्लैकमेलिंग पावर खत्म हो रही है। ब्लैकमेलिंग पावर खत्म हो रही है, पर अभी इनके समझने में थोड़ा समय लगेगा। अभी भी नीतीश बाबू को मैं देखता हूं कि वो गोल टोपी पहन करके, गोल तो नहीं, वो फर वाली जो टोपी है वो पहन करके पहुंच गए थे इधर
जो नए नए मुल्ला बने हैं वो भी ऊंची बांग दे रहे हैं पी के, हम्म। तो वो हम्म। भी अपना यहाँ पर एक वो मुसलमाना वाला गमछा सा डाल करके और एक टोपी ओढ़ करके वो भी दावत जो है वो मार रहे हैं। पर ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो खुश फहमी या गलत फहमी है वो निकल जाएगी, क्योंकि जब मोदी जी की सरकार 3 बार बन सकती है, योगी हम्म। जी की सरकार दूसरी बार बन सकती है और कई दूसरे राज्यों में भी अगर सरकारें बन सकती हैं, तो इनके बिना भी बन सकती है। ये पॉलिटिकल पार्टियों की समझ में आना शुरू होगा। मुझे लगता है कांग्रेस की समझ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि 2014 की डिफीट के बाद हम्म। एके एंटनी के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी और जी। उन्होंने कुछ कुछ अनुशंसाएं दी थी। उसमें हम्म। साफ तौर पर यह कहा था कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ही भारतीय जनता पार्टी जीती है और कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते हारी है बुरी तरह। तो हम्म। उसके बाद ही वो जो राहुल गांधी दक्षिण के और कुछ दूसरे मध्य प्रदेश वगैरह के टेम्पल में वो धोती पहन करके और ऊपर जो है दत्तात्रेय ब्राह्मण बन करके जो जनेऊ डाल करके घूमते हुए पाए गए थे, वो केवल इसीलिए पाए गए थे कि वो अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ओके। चला नहीं दांव। हम्म। मानसरोवर की यात्रा और दूसरी जगहों की यात्रा भी इन्होंने इसीलिए की थी। हम्म। लेकिन लोगों ने जो भस्म रमाए खड़े हैं मोदी जी, हम्म। उनको ही असली हिंदू माना और हम्म। उन्हीं के पीछे लामबंद हैं। तो मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, लेकिन लोगों की समझ में आएगी ये बात। हम्म। एक और क्वेश्चन आपके लिए आज मैंने जोड़ रखा था, चूंकि यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोल रहे थे कि 2000, अमित शाह सदन में थे, बोल रहे थे 2029 में हम भी रिपीट होंगे। तब तक अखिलेश यादव ने वो तीर छोड़ लिया जो उनको नहीं छोड़ना था। सारे पत्रकार जमात के लोग तो कम से कम गुस्सा हैं ही। उन्होंने कह दिया कि योगी जी पर बोल ही दीजिए, और बस वो बोलना था। और अमित शाह जी ऐसा लगा था मौके की ताक में बैठे थे। उन्होंने कहा 2027 में भी योगी जी रिपीट हो रहे हैं, वो भी रिपीट हो रहे हैं। सर, आप तो जानते हैं, आप ही के हम उम्र कई पत्रकार हैं जिनका दाना पानी ही इसी पे चल रहा है कि रोज मोदी को अमित शाह हटाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी हटाते हैं। अब मोदी जी का इस्तीफा हुआ, तब मोदी जी का इस्तीफा हुआ। एक पत्रकार तो है, नाम नहीं लेंगे सर, उसने पिछले 6-8 महीने में कम से कम 30-40 बार योगी जी का इस्तीफा करा लिया है। संघ प्रमुख से डांट खिलवा दी है, मोदी जी से डांट खिलवा दी है जी, अमित शाह जी को मोदी जी से डांट पड़वा दी है। सर, उनकी उनका जॉब छीन लिया सर। अगले 2 साल तक वो यूपी में ये वाला कैसे चलाएँगे कि अमित शाह और मोदी के बीच लड़ाई हुई है? ये तो खत्म कर दिया। आप वक़्त पर बात करते, लेकिन ये वाला क्यों दाँव चल दिया? एक तो मोदी जी हों या योगी जी हों, कभी लगता है उनकी राजनीति से, उनके बयानों से कि वो कुर्सी से चिपकने के लिए बड़े उतावले हैं या चिपके ही रहना चाहते हैं? नहीं, कभी बल्कि भी नहीं। हकीकत बल्कि हकीकत ये है, अभी योगी जी ने भी बल्कि 1-2 प्रोग्राम में कहा है, हुँ। उनकी एक पुरानी वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें कह रहे हैं कि वो राम मंदिर के लिए तो हम अपना ये राजपाट, कुर्सी-वुर्सी सब छोड़ने को तैयार हैं। वो हुँ। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, उनसे पूछ लिया गया था कि आप यहाँ से दिल्ली की तरफ जाना चाहेंगे क्या? उन्होंने कहा कि यहाँ से जब भी मैं मुक्त होऊँगा या किया जाऊँगा, तो मैं गोरखपुर की तरफ जाना चाहूँगा। वहाँ जो मेरा काम है, उसमें मुझे बड़ी संतुष्टि रहती है, बड़ा संतुष्ट और सुख मिलता है। लेकिन हुँ। ना तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व, ना हुँ। संघ और ना हुँ। ही ये देश की जनता योगी हुँ। आदित्यनाथ को अब वापस गोरखपुर, गोरखपीठ पर भेजना चाहेगी। अभी तो उनके लिए लोगों ने बहुत सपने देखे हुए हैं और बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों को बड़ा दृढ़ विश्वास है कि हुँ। जो एक सर्वोच्च पद होता है इस देश का, वहाँ योगी आदित्यनाथ बैठेंगे और देश की बहुत लंबे समय तक सेवा करेंगे। जहाँ तक अमित शाह की टिप्पणी का प्रश्न है, तो हुँ। अमित शाह भी शायद मौके की तलाश में थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, वो ये चाहते रहे हैं कि योगी में और अमित शाह में तो बिल्कुल बनती नहीं है, 36 का हुँ। आंकड़ा है। हुँ। और इसके बावजूद के बहुत सारे कार्यक्रमों में भी दोनों एक दूसरे को बहुत सम्मान दे करके जो है वो प्रदर्शित करते रहे कैमरों पर भी। और हुँ। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए हों और हुँ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ना मिले हों। शीर्ष बिल्कुल, नेतृत्व बिल्कुल। का मेरा मतलब ये है कि प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री हुँ। से,
रक्षा मंत्री से जरूर मिलते हैं वो। और बिल्कुल जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे तो ओबियस है कि जो भी राज्य का मुख्यमंत्री आएगा वो मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा तो ये एक प्रोटोकॉल भी है और वो कभी भी अमित शाह की अनदेखी नहीं करते। तो अमित शाह ने झंझट ही खत्म कर दिया ये कह करके कि 2027 में योगी जी भी रिपीट होने वाले हैं। यानी जो अटकलें थी थोड़ी बहुत, जो गलतफहमी थी लोगों के दिमाग में, और जो ये केजरिया क्या कह रहा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो 2 महीने में योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ को कोई नहीं हटा रहा है। योगी आदित्यनाथ खुद फैसला करेंगे जब भी उनको हटना होगा या कहीं जाना होगा। आज बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो, मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के समतुल्य है, बिल्कुल बराबरी पर खड़े हुए आप हैं। कह रहे हैं तो सर मान ही लेंगे ना, अब इतना एक्सपीरियंस है, इतना आपने ये किया है। चलिए बहुत सारे कुछ क्वेश्चन आ गए, वो मैं ले लेता हूँ। अभिषेक, ममता हैज बैंड रामनवमी सेलिब्रेशन इन बंगाल। दिस इज बंगाल, इज दिस बंगाल बिगिनिंग ऑफ सिविल वॉर? वो देखिए तो हाई बंगाल, कोर्ट ने बैन उनका खत्म कर दिया। हाई कोर्ट ने हाई कहा है कोर्ट कि ने नहीं, बैन शोभा लिफ्ट यात्रा। कर दिया है, तो जी आपको हाँ। ध्यान नहीं है। चलिए ठीक है। मिस्टर सेवन अगेन कह रहे हैं कि अभिषेक, रूमर्स आर सेइंग दैट अन्नामलाई इज गोइंग टू रिप्लेस जेपी नड्डा। दिस इज एब्सोल्युटली बकवास एंड टोटल नॉनसेंस। आप लोग उन लोगों को फॉलो मत कीजिए जो इस प्रकार के अफवाह को फैलाते हैं। आकाश गर्ग जी का कहना है, अभिषेक भैया, ओमकार जी से प्रश्न है, गांधी परिवार जेल कब जाएगा? अभी कितना समय लगेगा? क्योंकि गांधी परिवार जितना बाहर है उतना देश में गंध और विष उदय देगा। आकाश गर्ग जी, मोदी जी नहीं चाहते हैं कि इनको हीरो बनाया जाए। सही बात जो है, गल, क्यों बनाए? जो गलती चौधरी चरण सिंह ने कर दी थी, इंदिरा गांधी को हाँ हथकड़ी लगवा करके और जेल भेजवा करके, और जी। 1980 में उनकी वापसी हो गई थी, वो गलती हम्म, नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। नहीं हाँ, करे। इनके खिलाफ आरोप पत्र जब दाखिल होगा, अदालत अगर कहेगी कि इनको गिरफ्तार करो, तब इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं, मैं तो कहता हूं कि जिस प्रकार के राहुल गांधी हैं सर, सुबह शाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। यह नरेंद्र मोदी है जो अत्यंत बीजेपी का स्टार प्रचारक जो है, राहुल गांधी है, लोगों को समझना चाहिए। मैं राहुल गांधी को रहूंगा, कभी जेल नहीं भेजूंगा, क्योंकि राहुल गांधी के मूर्खता के कारण लोगों को यह पता चल रहा है कि कांग्रेस कितनी विशैली है, उसका विचारधारा कितना विशैला है। जस बिल्कुल। जस JSK, Supreme Court will not put hand in this because Supreme Court know currently Mota Bhai head is in fire. RSS BJP are working on 3 new agenda which set after 30 March United Bharat. I have to agree this, क्योंकि मैंने उस पर खुद शो किया था विजय पटेल जी की, ये 30 तारीख वाली मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण थी और उसका इंपैक्ट आपको बिहार चुनाव में, मैं बता रहा हूं कि परसों मेरा एक पॉडकास्ट है, आप लोग देख लीजिएगा, जल्दी आ जाएगा वो। बहुत बड़े मतलब वीएचपी के बहुत बड़े महाराष्ट्र के नेता हैं जो बिहार आ रहे हैं और उसका इंपैक्ट सीधे बिहार चुनाव में होगा, तो आप लोग देखिएगा जरूर, मैं उस पर आपको बताऊंगा। नाइट शो के लिए गेस्ट को जरूर बुला के, हमेशा बुलाता हूँ, और ओमकार सर आज तो आए हुए हैं। अभिषेक, 1,24,000 सुन्नी और 785 शिया वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज आर ऑन योगी रडार। हाँ, वो तो योगी जी ने कह ही दिया। ओमकार सर के लिए स्पेशली कोई क्वेश्चन है, वो मैं ले लेता हूँ। अमर सिंह कह रहे हैं, सबसे पहले गैर मुस्लिमों को पूरी तरह से पता चले आखिरकार वक्फ बोर्ड है क्या, अभी तो 90% लोग जानते ही नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है सर। बीजेपी आईटी सेल, आपको लगता है सर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, ठीक है हम लोग तो राष्ट्रवादी अपने स्तर पे बात करते हैं, लेकिन बीजेपी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में क्या लोगों तक उतना नहीं पहुंच पा रही है जितना अग्रेसिव कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की इस वक्त आईटी सेल नजर आती है सर? देखिए, ये परसेप्शन है, बन गया है। अब हम्म वो सही है गलत है वो तो अलग बात है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे ये क्वेश्चन आया है, हम्म अ, आज तो हर आदमी पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा गूगल करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि वक्फ है क्या, क्या भला है। हम्म हम्म तो उसके लिए किसी भारतीय जनता पार्टी, किसी कांग्रेस पार्टी या किसी सोशल मीडिया मंच की तरफ क्यों देखा जाए? बड़ा आसान नहीं है, आप थोड़ा सा नहीं, वो सर्च तो है, करेंगे, लेकिन जानकारी क्या मिल है कि जाएगी। वेबसाइट जो प्रो कांग्रेस वेबसाइट हैं या जो प्रो कांग्रेस पत्रकार हैं, वो भी तो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, तो गूगल सर्च में वो भी आ जाता है, इसलिए मैंने वो पूछ लिया।
अब ओमकार चौधरी सर को तो यूट्यूब कितना प्रमोट कर रहा है हम तो जानते ही है ना, हमसे तो नहीं छुपा है सर, है ये तो हम जानते हैं ना। क्या सिकुलरिज्म समाप्त होने जा रही है? कम से कम नीतीश पासवान और नायडू की। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इन लोगों को ये पता है कि एनडीए के साथ रह के हम न केवल फायदे में बल्कि सरकार का अहम हिस्सा है और सरकार हमें अपलिफ्ट कर रही है, हमारी पार्टी का भला हो रहा है। तो कोई भी देखिए, पर्सनल फायदा सबको दिखता है और सबको यहाँ पर्सनल फायदा दिख रहा है। हाँ, ये तो आपका प्रश्न ले लिया मैंने आकाशगढ़ जी की गांधी परिवार कब जेल जाएगा। ये तो आपने रिपीट क्वेश्चन पूछ लिया। ये तो मैंने बोला था कि आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लूंगा। फिर भी कुछ नामुराद लोग कहते हैं मोदी ने किया ही क्या। सर ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। फिर भी कुछ नामुराद लोग कहते हैं कि मोदी जी ने किया ही। सर ऐसा क्या है सर कि मोदी को राष्ट्रवादी भी गाली देते हैं, वामपंथी भी गाली देते हैं और मुसलमान तो खैर देते ही देते हैं। नहीं नहीं, इन लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहिए कि मोदी के अलावा और किसने क्या किया है। अच्छा, ये वाला आप क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा रिवर्स में। श्रीमान आदरणीय आप दोनों संरक्षक महोदयों को, आप लोगों को बारंबार प्रणाम, राम राम। अधिकांश राष्ट्रवादी यूट्यूब चैनलों के सकारात्मक विचार विमर्श के कारण ही बिल पास कराने में सफल रही है। आपके चैनल को बधाई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वो तो हम काम करते ही रहेंगे। देखो, हमारा त्रिलोक काम सिर्फ उस गिलहरी का है जब राम सेतु बन रहा था और वो अ, धूल कंकड़ लिपटा करके शरीर से बार बार वहां छोड़ रही जा थी, रही बस इतना ही हमारा काम, इतना ही बस है। उतना ही। बिल्कुल इससे ज्यादा बिल्कुल। नहीं है। बाकी तो आप जैसे जो दर्शक हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, इस राष्ट्रीय चेतना के यज्ञ में जो आहुति डाल रहे हैं, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभिषेक भाई कभी मैं आपसे सवाल नहीं करता तो कीजिए। आप तो मेंबरशिप लिए हुए हैं, आपके सवाल को तो मैं लेता ही लेता हूं, मैं सबके प्रश्नों को लेता हूं। सर आप लोग गलत सोचते हैं। क्रोनोलॉजी याद रखिए, जब मोदी जी किसी की तारीफ करते हैं, जब किसी से हाथ मिलाते हैं, उसका समय पूरा हो जाता है, उसके साथ कुछ होने वाला है। ऐसी बात नहीं है। सदन के अंदर नरेंद्र मोदी ने योगी जी को ठोक के आशीर्वाद दिया 2024 के बाद, और उसके बाद योगी जी का जलवाए जलाल देखिए। सेंट्रल तो हॉल में। हाँ, सेंट्रल हॉल में, तो ये ठीक हम्म। नहीं है। इनका इशारा शायद मोहम्मद यूनुस की तरफ है। हाँ, वो हो सकता है। नीतीश कुमार का क्या होगा? आज दोपहर में मैंने शो किया है नीतीश कुमार का क्या होगा और पूरे बिहार के इलेक्शन को लेकर के। तो आज आप दोपहर के 4:30 वाले लाइव को देख लीजिए। वो ये वाला क्वेश्चन सर, विल मोदी ब्रिंग यूसीसी और या स्टेट वाइज उसको हम पहले अप्लाई करेंगे? 100% यूसीसी लागू होगा 2029 से पहले। ओके। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का क्या है सर? सुप्रीम कोर्ट हाथ लगाएगा सर? नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोई भी गैर कानूनी या गैर संवैधानिक बात क्यों करेगा। आपने कश्मीर पर भी देख लिया, दूसरे मामलों में भी देख लिया। सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक बेंच बैठानी पड़ी, सुनवाई करनी पड़ी, लंबी सुनवाई हुई, लंबी जिरह हुई, घंटों घंटों। फिर भी फैसला क्या आया? जो सरकार ने किया वो ठीक है। और इस मामले में भी और दूसरे कानूनों के मामले में भी, एक उसको छोड़ दीजिए जो न्यायिक आयोग बनाया था सरकार ने 2015 में, उसको तो कॉलेजियम सिस्टम को जिंदा बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आउटराइटली खारिज किया था। पर उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि कोई किसी भी कानून को कभी कटघरे में संभव खड़ा है। किया गया हो या किसी को डिसोन किया गया हो। बिल्कुल। और क्या क्यों करेगा सुप्रीम कोर्ट? जो राज्यसभा लोकसभा से पारित हो और राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति जी के उस पे हस्ताक्षर हो, उसके बाद वो तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप भी हो जाएगा विधानमंडल के अंदर, तो वो भी नहीं। आप मेरा व्हाट्सएप में, लेकिन कोई बात नहीं, ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं। मिस्टर सेवन, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन के अन्नामलाई रिप्लेस नहीं कर रहे मेरे हिसाब से जेपी नड्डा जी को। ठीक है, डोंट रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है। सुदर्शन देश, आनंद जी, ज्वाइन बटन लेने के लिए, मेंबरशिप बटन लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन जी का प्रश्न जो है वो बुकमार्क हुआ है क्या? नहीं हुआ है। ये सुदर्शन जी का कौन सा क्वेश्चन है जो मेरे से रह गया? एक सेकंड में देख लेता हूँ। सुदर्शन जी का क्वेश्चन, ओके ओके, ये वाला क्वेश्चन। आई वेंट टू उड़ीसा लास्ट 2 weeks आफ्टर 2 years। आई सॉ पेंगुइन्स एवरीवेयर।
they were very much visible. Demographic change is real. Next bill should be population control bill. ओडिशा में भी सर, दिस इज इन इंटेंस। वैसे डेमोग्राफी चेंज को लेकर के कानून जो अभी सर बता रहे थे वो लेकर के आए सर, एक बार फिर से, लेकिन डेमोग्राफी चेंज पर क्या सरकार सीरियस है सर? देखिए, सीरियस ना होती तो उत्तराखंड सरकार जितने प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है, हम्म, अलग-अलग राज्यों की सरकारें जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जिस तरीके से बुलडोजर चला रही हैं, जी, और एक वीडियो वायरल हुआ है, कल रात से वो चल रहा है। हिमाचल में एक जगह कुछ अननोन पर्सन देखे गए थे, टोपी वाले, उनको घेर लिया गया, उनको पूछा गया, उनसे इंट्रोगेशन किया गया, उनके आधार कार्ड मांगे गए, पूछ लिया गया कि आप कहाँ से हैं? बोला जी यूपी से आए हैं। यहाँ क्यों आए हैं? किसी ने बुलाया था? क्यों बुलाया था? तो अब ये सारी चीजें चल रही हैं। तो चल रही तीन हो डेमोग्राफिक जाती। चेंज जहाँ किए जा रहे हैं और हम्म, जानबूझ करके जहाँ किए जा रहे हैं, वहाँ तो निश्चित रूप से नियंत्रण की तरफ जो है मुझे सरकारें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए, ओमकार सर आप शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों से निवेदन है, कृपया द अभिषेक तिवारी शो एंड ओमकार चौधरी सर को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और 5 लाख में थोड़ी सी कमी रहेगी, लगभग 17,000, तो कृपया 17,400-500 है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।